दुनिया रैपिडली अनस्टेबल हो रही है क्योंकि वॉर, फिर ऑयल शॉक्स, सैंक्शंस, सप्लाई चेन डिसरप्शन, ये सब इकोनॉमी को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। और इसीलिए इंडिया ने क्वाइटली एक नया इकोनॉमिक वेपन क्रिएट किया है, 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। लेकिन सवाल है कि ये फंड एक्चुअल में करता क्या है, ये सवाल है। क्या ये इंडिया को फ्यूचर क्राइसिस से बचा सकता है? आज के इस लेक्चर में हम इसी को डिकोड करेंगे कि इंडिया का नया इकोनॉमिक शील्ड और मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस स्ट्रेटजी क्या एग्जैक्टली सरकार इससे अचीव करना चाह रही है। तो सबसे पहले चीजों को समझते हैं। वाई इंडिया सडनली नीड्स अ स्टेबलाइजेशन फंड, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि हमको स्टेबलाइजेशन फंड की जरूरत पड़ी है? इन सिंपल सेंस इसको आगे बढ़ के समझते हैं। सबसे पहले पहली, दूसरी और तीसरी चीज, जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, वो अब ज्यादा से ज्यादा वॉलेटाइल बनती जा रही है। इसका सिंपल सा मतलब मैं समझाता हूं। पहले क्या होता था? पहले जो ग्लोबलाइजेशन का एरा था वो रिलेटिवली स्टेबल था, पर आज की तारीख में वॉर, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, सैंक्शंस, सप्लाई चेन डिसरप्शन, काफी सारी चीजें हो गई। ये हो इसका मतलब होता है वॉलेटिलिटी। जियोपॉलिटिकल मींस इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स अब डीपली इंटरकनेक्टेड है। इसका क्या मतलब है कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर होने से सीधा सीधा इफेक्ट आया था ऑयल और व्हीट के प्राइसेस पे। फिर रेड सी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई। सेम ईरान वाला हॉर्मुज वाला कॉन्फ्लिक्ट देख लो आप। तो कहीं ना कहीं जब भी पॉलिटिक्स से कुछ होता है इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट आता है। और अब दुनिया मोर अनसर्टेन है, मतलब बिजनेस और गवर्नमेंट फ्यूचर प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है। कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। इसका सबसे सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो है VUCA वर्ल्ड, मतलब वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। वॉलेटाइल, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी, ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं VUCA वर्ल्ड। इस वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। मतलब लोग आज की तारीख में ये नहीं देख पा रहे कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे तो डिसीजन सही होगा, गलत होगा, क्या कहना है। सरकार कह रही गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड के प्राइस पहले ऊपर गए फिर नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। रीसेंट शॉक्स की बात कर लेते हैं जो इंडिया ने फेस किया। सबसे पहले वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये ऑयल सप्लाई चेन डिसरप्शन के रूट्स को उसने डिस्टर्ब किया है। ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर चला गया था और इंडिया 80 to 85% क्रूड ऑयल अपना इंपोर्ट करता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जब ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे एक्सपोर्ट के मुकाबले। और उससे क्या, रुपी पे प्रेशर आएगा, तो रुपी का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, मतलब रुपी डिप्रिशिएट होगा, सिंपल, क्योंकि सेम ऑयल के हमको ज्यादा डॉलर्स देने पड़ रहे हैं। फिर आ जाते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन की बात कर लेते हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शन सिंपल है, मतलब जैसे सेमीकंडक्टर्स की चिप्स का शॉर्टेज हमको फेस करने को मिल रहा है ना। फिर उसके बाद शिपिंग में डिलेज हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक कोर्स में एक स्टूडेंट ने दुबई से एडमिशन लिया, अब उसको स्टडी मटेरियल भेजना था, बहुत सारी कुरियर सर्विस भेज ही नहीं रही। 10,000 रुपये कुरियर कॉस्ट आ रही है मटेरियल भेजने की, क्योंकि रिस्क है। तो शिपिंग डिलेज और ये सारी चीजें हो रही है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सप्लाई का भी स्ट्रेस है, आपको पता ही होगा, सरकार ने कहा था कि हमारे पास इनफ है, बट फिर भी सप्लाई चेन का तो स्मूथ होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि फर्टिलाइजर का जो सप्लाई है फॉर खरीफ सीजन, जो अभी जून जुलाई में आने वाला है बारिश में, वो भी है एक इशू है। देन करेंसी प्रेशर, करेंसी प्रेशर मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपी वीक हो रहा है, क्योंकि जो कैपिटल फ्लोज है वो इंडिया से और इमर्जिंग मार्केट से बाहर जा रहे हैं, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी समझा था। डेली मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ, तो उसमें हमने कल भी ये चीज सीखी थी, ठीक है। तो कल की चीज रिपीट नहीं करूंगा, पर आज चीजें समझते हैं। अगर कोई न्यू व्यूअर आज देख रहा है तो उसको भी चीजें समझ में आए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, डबल कर दिया ये कॉर्पस है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंड, स्टेबलाइजेशन फंड को डबल कर दिया है। कैसे? 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली प्रिपेयर कर रही है। तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई क्राइसिस आती है ना, मॉडर्न एरिया, मॉडर्न एरा में, तो क्राइसिस के लिए हमको समझ में और प्रिपेयर रहना है कि कैसे हम सडनली, अगर कोई क्राइसिस आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे वो ग्लोबली ज्यादा से ज्यादा तेजी में स्प्रेड होती है तो उसको देख सकते हैं, और उसका मल्टी सेक्टर की इम्पैक्ट देख सकते हैं कि साइमल्टेनियसली किस किस सेक्टर पे वो इम्पैक्ट करने वाला है।
अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहो कि जैसे कोई फैमिली है, फैमिली इमरजेंसी फंड मेंटेन करती है ना, आपके घर में भी आपके पेरेंट्स कुछ इमरजेंसी फंड मेंटेन करते होंगे, तो सडन क्राइसिस में पैनिक नहीं होता, आपके पास एक कुशन होता है डिसीजन मेकिंग का। तो ये जो ईएसएफ है ना, ये स्टेबलाइजेशन फंड, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, ये एक तरह से नेशनल इमरजेंसी सेविंग की तरह काम करेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, ये है क्या एक्चुअली? तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपके लिए डायग्राम लिया था। तो आप देखेंगे जैसे ही सरकार देखती है कि ग्रोथ ऊपर जा रही है तो उसको सपोर्ट करना शुरू करती है, जैसे जैसे नीचे आना लगता है तो कोई पॉलिसी एक्शन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक लगता है कि अभी ज्यादा ना डूब जाए, फिर जैसे ही नीचे आने लग जाती है तो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। तो इस तरह से आप देखो तीन अलग अलग तरीके के डिसीजंस हैं। तो बीच में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जाता, क्योंकि हम देखते हैं कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है इस तरह से। तो बिजनेस साइकिल अंडर वेरियस फिस्कल पॉलिसी स्टांस, ये आपको आंसर राइटिंग में भी काम आएगा अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशन, फिर इन्फ्लेशन, फिर लिमिटेशंस, है ना, फिर रिसेशन, और रिसेशन के बाद रिकवरी। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ईएसएफ का मतलब है फाइनेंशियल इमरजेंसी बफर। पर्पस इसका सिंपल है, मतलब एक डेडिकेटेड फंड हमको बनाना है इकोनॉमिक इमरजेंसी के लिए। मेन पर्पस है कि जो भी इकोनॉमिक एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं, जैसे ऑयल क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस या ग्लोबल स्लो डाउन, है ना, जो कि हमने काफी देखा है, बिफोर कोविड भी देखा है, पोस्ट कोविड भी देखा है, तो ये चीजें हैं। फिर पैनिक बोरोइंग, मतलब अगर कोई रिजर्व फंड हमारे पास नहीं है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सडनली बोरो करना पड़ेगा। जैसे आप पर्सनल लाइफ में लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो गवर्नमेंट रिजर्व फंड को यूज करेगी और सडनली बोरोइंग करना पड़ेगा। बोरोइंग एक्सपेंसिव होती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जब ग्लोबली चीजें टाइट चल रही होंगी तो जो आपको लोन भी मिलेगा वो भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो एक्सपेंसिव हो सकती है ड्यूरिंग क्राइसिस। फिर तीसरा आता है प्रिवेंट एब्रप्ट स्पेंडिंग कट्स, मतलब अगर हमारे पास बफर स्टॉक नहीं होगा, मान लीजिए सरकार के पास बफर स्टॉक नहीं है, तो गवर्नमेंट को सीधे सीधे एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे। और सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा कट होगा, वेलफेयर पे, है ना, या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मतलब जो भी चीज लॉन्ग टर्म में है या जो भी चीज जिससे ब्रॉडर इंपैक्ट उतना नहीं पड़ रहा तो सरकार उसको कट करेगी। तो ड्यूरिंग क्राइसिस ये चीजें कम हो जाती हैं। जैसे कोविड-19 के टाइम क्या था, पहला हमारा प्रिवेंशन था कि वैक्सीन बनाई जाए, वैक्सीन के बाद हॉस्पिटल के बेड बढ़ाए जाए, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बढ़ाए जाए, पीपीई किट बांटी जाए। पर उस वक्त कोई ये नहीं सोच रहा था ना कि ब्रिज बनाते हैं या फिर मनरेगा स्कीम में और फंड्स बढ़ाते हैं। तो आई होप आप इसको कनेक्ट करके समझ सकोगे। तो ये सब जो है वो उस ड्यूरिंग क्राइसिस के टाइम पे काम आ सकता है। कहाँ काम आ सकता है, ऑयल शॉक्स के टाइम, सब्सिडी सपोर्ट देने के टाइम, ट्रेड सैंक्शन लगे तो इंपोर्ट सपोर्ट के टाइम, कैपिटल आउटफ्लोज हो तो लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने के लिए कि भारत से ज्यादा पैसा बाहर ना जाए, पेंडेमिक्स हो तो इमरजेंसी स्पेंडिंग में, जैसे हेल्थ क्राइसिस आई थी कोई, सप्लाई डिसरप्शन क्योंकि इबोला की भी बात चल भी रही है ना, सप्लाई डिसरप्शन की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट्स है ना, वो भी चीजें रहे। तो अगर सप्लाई ऊपर नीचे हो तो हमारे पास इंपोर्ट होने चाहिए। तो इस सब का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट स्पेंड्स सपोर्ट मनी, मतलब गवर्नमेंट क्राइसिस के टाइम इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। इस पे आपको जो क्वेश्चन है वो है फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब आप अगर यहाँ पर सिंपल सा चीज समझना चाहो कि सरकार स्पेंड करती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड जिसमें भी इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ोगे तो एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। उससे क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आउटपुट बढ़ता है जिससे इकोनॉमी वापस ग्रोथ के फेज में आती है। अब ईएसएफ जो है वो इंडिया का एक इकोनॉमिक एयरबैग की तरह है। मैंने आपके लिए ये चीज लिखी है जिससे कि आप इसको अच्छे से इमेजिन कर सको, समझ सको। इकोनॉमिक एयरबैग का मतलब क्या है, जैसे कार में हमारे एयरबैग्स होते हैं। अब कार के एयरबैग ना एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं करते कि भाई एयरबैग है हमारी कार में तो हमारी कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। बट वो डैमेज को रिड्यूस करता है, मतलब अगर किसी खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो डैमेज प्रोटेक्ट करने के लिए और डैमेज को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो ये हमारी चीज है। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम कंट्रीज है ना जिनके पास बफर था वो ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्ड कर पाई, है ना। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में भी ऐसे ही हुआ था, जिन सरकारों के पास पैसे थे, है ना, उन्होंने स्टिमुलस फंड्स ग्लोबली दिए, तो ये सारी चीजें उधर भी हेल्प करी थी। अब बात करते हैं व्हाई दिस फंड मैटर्स मोर देन एवर, मतलब आज इस समय ही क्यों जरूरत थी इस फंड की, और ये पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो आज ये क्यों मैटर सबसे ज्यादा करता है। इंडिया की जो बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी है, मतलब कोई भी एक चीज ऊपर नीचे होती है और इंडिया का जो अच्छा फेस था लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ का वो चला गया। तो ऑयल इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है, मतलब इंडिया की हेवीली इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, हमारे देश में तो ऑयल उगता नहीं है,
है ना, नीचे से निकाल नहीं सकते जमीन के अंदर से, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। दूसरा है ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से एक्सटर्नल ट्रेड में शॉक लगते हैं, मतलब हम जो कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं वो रिप्लेसेबल है इजीली, है ना, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर नहीं भी करेंगी फॉरेन कंट्रीज तो हमारे एक्सपोर्ट फटाफट डाउन हो जाता है, तो जैसे ही ग्लोबल स्लो डाउन आता है हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट पड़ जाता है। अभी टैरिफ और ये सब के चक्कर में भी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो गई थी। फिर ग्लोबल कैपिटल फ्लो की बात करूं तो जैसे ही कोई क्राइसिस आती है या डेवलप्ड कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो इन्वेस्टर अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से उठा के वापस डेवलप्ड कंट्री तरफ ले जाते हैं। अब होता क्या है, मतलब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग क्राइसिस, क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ऑयल और ऑयल को लाने में जो लॉजिस्टिक्स खर्च होते हैं जैसे इंश्योरेंस, शिपिंग, है ना, आप कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर मिसाइलें चल रही हैं तो कौन अपनी जान पे रिस्क लेके टैंकर लेके आएगा, कौन इंश्योरेंस कंपनी जब तय है कि वहां मिसाइल हिट हो सकती है तो वो हाई प्रीमियम पे लेंगे, तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। फिर दूसरा है ग्रोथ स्लो हो जाती है, मतलब डिमांड कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट वीक हो जाते हैं, जैसे अभी सारी चीज अनसर्टिनिटी है, किसी को पता नहीं कि आगे क्या होगा, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पाती, ठीक है। फिर आ जाता है रुपी वीक हो जाता है, क्योंकि हर आदमी डॉलर मांगता है, इंडिया को भी ज्यादा डॉलर चाहिए सेम ऑयल खरीदने के लिए। फिर इन्वेस्टर पैनिक करना शुरू करते हैं, तो स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है और इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के कहीं सेफ जगह ढूंढते हैं, ठीक है। अब ईएसएफ किस किस को सपोर्ट कर सकता है, फ्यूल और फर्टिलाइजर की सब्सिडी को कर सकता है, जिससे कि हमारी फार्मिंग और एग्रीकल्चर आउटपुट खराब ना हो, क्योंकि ध्यान रखना, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडस्ट्री से लिंक्ड है। इंडस्ट्री हमारी बहुत सारी है, जैसे शुगर इंडस्ट्री शुगर केन पे डिपेंडेंट है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन पे डिपेंडेंट है, तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही नहीं रहा तो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी खराब होगा, और रॉ मटेरियल सप्लाई चेन डिसरप्शन से कॉस्ट वहां भी बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली इन सब के बीच में सर्विस सेक्टर भी है, लाइक ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ से लिक्विडिटी सपोर्ट मिलता है, लाइक फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जहां भी अगर मार्केट में पैसा कम पड़ रहा है तो सरकार इस फंड को यूज कर सकती है। देन क्रेडिट गारंटी दे सकती है, जैसे एमएसएमई को ड्यूरिंग लॉकडाउन, है ना, उनके ऑपरेशंस करना मुश्किल हो रहा था तो सरकार ने काफी हेल्प की थी, वही सेम यहाँ पर भी है। फिर स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट, मतलब इमरजेंसी एनर्जी के इंपोर्ट्स हम कर सकते हैं, तो हमें जो जिसकी ज्यादा जरूरत है, जैसे पेट्रोल और डीजल में अगर मैं बात करूँ तो डीजल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डीजल से हमारा फूड ग्रेन्स वेजिटेबल बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट, मतलब इसीलिए सरकार ने कहा कि गोल्ड कम खरीदो, क्योंकि गोल्ड आज नहीं कल भी खरीदोगे, अगले साल भी खरीदोगे, इतना मैटर नहीं करेगा। ऑब्वियसली रेट मैटर करता है, आई अंडरस्टैंड, बट आज गोल्ड खरीद के आप ऐसा कुछ नहीं कर लोगे जिससे इकोनॉमी को हेल्प हो। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि इंडिया क्या चाहता है, इंडिया प्रिपेयर्डनेस चाहता है, इंडिया चाहता है कि कोई क्राइसिस एस्केलेट हो उससे पहले हम प्रिपेयर रहें, है ना, क्योंकि लेट जब हो जाते हैं तो रिएक्शन आता है, वो भी डैमेज के बाद। तो इन सिंपल सेंस है कि जैसे आप जीवन में इंश्योरेंस कब लेते हो, इंश्योरेंस एक्सीडेंट के बाद नहीं लिया जाता, कार का इंश्योरेंस पहले लिया जाता है ताकि आप प्रोटेक्ट हो सको, है ना। तो यही सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल लेसन्स देखते हैं, इंडिया का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने की कोशिश करते हैं क्या है। जो अदर कंट्रीज हैं ऑलरेडी यूजिंग सिमिलर फंड, जैसे चिली की बात करूं तो कॉपर रेवेन्यू स्टेबलाइजेशन फंड बना रखा है उन्होंने, नॉर्वे की बात करूं तो ऑयल सॉवरन वेल्थ फंड बना रखा है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें पूरे नॉर्वे के लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, और सोवरन फंड है मतलब एक एक इंसान नॉर्वे का उसमें इन्वॉल्व है ना। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सोवरन वेल्थ फंड है, आप इसको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो आप जरूर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। गल्फ इकोनॉमीज ने भी ऑयल रेवेन्यू बफर्स बना रखे हैं। अब वाई एडवांस्ड इकोनॉमीज बिल्ड बफर्स, जैसे क्राइसिस में रिस्पॉन्स फास्टर हो जाता है, मैंने आपको बताया कि इमीडिएटली फिस्कल सपोर्ट आप पॉसिबली दे सकते हो। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव रहता है, जैसे भाई आप लोन लेने जाओगे एमएसएमई, आपको लोन नहीं मिलेगा, पर अगर अंबानी या अडानी हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं तो उनको लोन आसानी से मिल जाता है, उसका रीजन है उनको कॉन्फिडेंस है। अब यहाँ सिंपल सी चीज है कि इंडिया का जो ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन है फ्रॉम रिएक्टिव पॉलिसी मेकिंग टू स्ट्रेटेजिक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस। इन सिंपल सेंस हम कोई सिचुएशन को देख के रिएक्ट करते थे, पर अब हम उसको प्रिडिक्ट करते हुए प्रोएक्टिवली ये चीज करने लगे हैं। तो अगर करंट ईसीएफ की बात कर ईएसएफ की बात करूं तो ये लगभग 0.29% ऑफ जीडीपी आ रहा है ना, जो कि डिसेंट है, पर एक्सपर्ट का कहना है कि ये लगभग 1 से 2% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी सरकार ने बढ़ाया है वो भी कम है, बट ठीक है, सरकार ने इस डायरेक्शन में सोचा, ये चीज बहुत अच्छी है, तो आप यहां से देख सकते हैं, है ना। अब क्यों लार्ज बफर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो लार्ज बड़ी इकोनॉमी है ना, इंपोर्ट डिपेंडेंट है
अब गाड़ियां चल रही हैं, ये सब चल रहा है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी। और ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, मतलब 1991 के पहले की बात होती तो शायद इतना असर नहीं पड़ता, पर आज हम ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक पावर इज नॉट अबाउट कि सिर्फ आप जीडीपी ग्रोथ की बात करो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि आप शॉक्स को कितने अच्छे से सरवाइव और एब्जॉर्व कर सकते हो। अगर मैं 1991 की बात करूं तो उस टाइम इंडिया के पास जो क्राइसिस आई थी उसमें लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे और बफर भी नहीं थे, इसलिए हमको बाहर से हेल्प लेनी पड़ी थी। तो इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इकोनॉमिक मैसेज क्या है, लास्ट में इसको समझते हैं। बिगर इकोनॉमिक मैसेज यहाँ पर सिंपल है कि तीन इंपॉर्टेंट रियलिटीज हैं। पहला है ग्लोबलाइजेशन इज बिकमिंग अनस्टेबल, मतलब वॉर हो रही है, वॉर डायरेक्ट हो रही है। डायरेक्ट किसको अफेक्ट कर रही है? इन्फ्लेशन को कर रही है, सप्लाई चेन को कर रही है, करेंसी को कर रही है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले बताया, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, वीट के प्राइस बढ़ गए, एनर्जी के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन बड़ा वीट का प्रोड्यूसर है। फिर फिजिकल डिसिप्लिन की बात करूं तो दिस इज अलोन नॉट इनफ, मतलब अगर सिर्फ आप रिड्यूसिंग डेफिसिट पे फोकस कर रहे हो तो नहीं है, बट क्राइसिस मैनेजमेंट आज की तारीख में ज्यादा बड़ी चीज बन गया। फिर इंडिया वांट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन सिंपल सेंस, एक्सटर्नल सिस्टम पे अगर डिपेंडेंट रहोगे आप तो प्रॉब्लम होगी, और ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे ही वल्नरेबल होगी कहीं ना कहीं आपको उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म नेशनल प्रायोरिटी सिंपल है कि भाई रिन्यूएबल पे फोकस करना है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने हैं, जैसे कि चाइना ने भी किया। अगर आपने देखा हो, चाइना को नोटिस किया हो, तो चाइना ने एकदम से इंपोर्ट अपने नहीं किए थे, उन्होंने अपने बफर्स भी यूज किए बीच में, ताकि उनको महंगा ऑयल ना हो। क्योंकि सिंपल है, अगर चाइना का ऑयल महंगा हो गया तो चाइना की जो कॉस्ट एडवांटेज है ग्लोबल वर्ल्ड में एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कॉम्पिटेटिवनेस इरोड हो जाएगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया, ये सब इंडिया की नेशनल प्रायोरिटीज है। सप्लाई चेन रेजिलियंस मतलब डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग, 20 कंट्री से ऑयल मंगाने की जगह 40 कंट्री से मंगाएं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं। और हमारे पास किसी भी तरह के ऑयल को रिफाइन करने की रिफाइनरी है ना, जामनगर में है। तो वेनेजुएला का गाढ़ा ऑयल रहता है ना, वो टफ होता है, हर रिफाइनरी उसको रिफाइन नहीं कर पाती, पर हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर पाती है। अब इंडिया में एक नोशन है कि भाई बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क ये सब महान है, ये अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट, पर हमारे अडानी हमारे अंबानी ये चोर है। तो ये पर्सपेक्टिव हमको चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस सिचुएशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स है, मतलब शॉक ऑब्जर्वर है ये सिंपल सी, क्योंकि हमारे पास लगभग 700 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हैं। अब स्ट्रेटेजिक लेसन बताता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज होती है ना, दे आर नॉट दोज दे कैन अवॉइड द क्राइसिस, मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज वो नहीं है जो क्राइसिस को अवॉइड करे, बट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज वो है जो शॉक्स को सरवाइव कर पाए, है ना, और विदाउट लूजिंग द मोमेंटम। तो इसका मतलब सिंपल है कि इकोनॉमिक रेजिलियंस इंडिया को डेवलप करना है। रेजिलियंस मतलब जैसे अगर हवा तेज चल रही है तो आप उसको पकड़ के खड़े रहो, है ना। तो जीडीपी ग्रोथ की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें और इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये तीन एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ जीडीपी, ठीक है, इकोनॉमिक रेजिलियंस में एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। तो आज दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना वो इंक्रीजिंगली अनस्टेबल हो रहा है। वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन डायरेक्टली इकोनॉमीज को इम्पैक्ट करते हैं। अब इसी एनवायरनमेंट में इंडिया एक ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिलियंट इकोनॉमी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसी मामले में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड एक रिजर्व फंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का सिग्नल है। आज इंडिया सिर्फ ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रहा, इंडिया प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस की भी बात कर रहा है कि हम पहले से एडवांस में प्रिपेयर्ड रहे। अगर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग और मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन पर फोकस कंटिन्यू रखे, है ना, तो फ्यूचर में इंडिया किसी भी क्राइसिस को सरवाइव, मतलब सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा बल्कि इसकी एक लीडर बन के निकलेगा, है ना। तो ये सिर्फ 1 लाख करोड़ के फंड की स्टोरी नहीं थी जो मैंने आपको सुनाई, ये इंडिया के इकोनॉमिक सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्टोरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम एक और न्यू इश्यू के साथ। बाय द टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू।